वेलकम एवरीवन। तो यूनिट 3 की एमसीक्यू प्रैक्टिस में डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, और कुछ एक डाउट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में मुझे दिख जाते हैं, तो मैं उन पे इकट्ठी एक इसी वीडियो में सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि मैसेज पे रिप्लाई करना ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो अपना स्कोर जो है आप ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन है कि ट्रबलसम एज एंड प्ले एज किस एज के बच्चों के लिए बोलते हैं। तो प्ले एज, ट्रबलसम एज, ये जो एज है ये होती है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, 2 to 6 ईयर्स। इस एज को इसके अलावा टॉय एज, प्ले एज, क्वेश्चन एज, प्री गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया होगा। लेटर चाइल्डहुड जो होती है इसको गैंग एज और इसको स्कूल एज जो है वो भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो डाउट है वो है कि मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इज़ अर्ली चाइल्डहुड होगा ना। तो येस, इट इज़ करेक्ट, और ये इन्होंने आंसर दिया है पंकज कुमार ने। अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे के डाउट्स की हेल्प कर देते हो, तो एक दूसरे को अगर आपको कोई आंसर आता है, किसी ने पूछा है, तो आप आंसर कर दिया करो। ठीक है, तो येस ये करेक्ट है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो सोशलाइजेशन की मोस्ट क्रूशियल स्टेज होती है। इसके बाद एक और डाउट है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज़। एक बच्चे का जब आपको उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही स्टडी करनी है, तो बेस्ट मेथड इनमें से कौन सा रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कंपैरेटिव मेथड। अब ये कैसे है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जो स्टैटिस्टिकल मेथड है ये सिर्फ डेटा के साथ डील करता है। डेटा यानी कंप्यूटेशंस, नंबर्स कि हाइट अभी इतने इंच बढ़ गई, इतने इंच बढ़ गई, या ये चेंजेस आ रहे हैं, मतलब विजिबल चेंजेस के साथ ये डील करता है। लेकिन डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो इनविजिबल होते हैं, जैसे कि हमारे जो कॉग्निटिव ग्रोथ है ना, हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, तो वहाँ पे तो हम ये स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर बिहेवियर की बात है तो साइकोलॉजिकल मेथड है, ये हमारी सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि हमारी कॉग्निटिव स्किल्स कैसे डेवलप हो रही है। तो वहाँ पे जो हमारी बॉडी ग्रोथ है या हमारे बिहेवियर में चेंजेस है उनसे रिलेटेड नहीं हो पाएगा। एंड तीसरा है यहाँ पर डेवलपमेंट मेथड। देखो, डेवलपमेंट हम पढ़ ही रहे हैं, डेवलपमेंट मेथड कौन सा, ऐसा कोई इस तरीके का कोई स्पेसिफिक मेथड जो है डिफाइन नहीं है, तो इसलिए कंपैरेटिव मेथड। देखो, कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है कि हमने जो डेटा इकट्ठा किया है, देखो कोई भी एज स्पेसिफिक नहीं होती कि इस स्पेसिफिक एज पे या इस टाइम पे या इस सेकंड पे बच्चे का डेवलपमेंट हो गया। तो हम जो एवरेज लेके चलते हैं, सारे बच्चों का जो डेटा है ना, वो उठाते हैं और हम एवरेज लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन था कि जो हेड कंट्रोल है वो कितने मंथ, कितने टाइम में हो जाता है, तो उसका टाइम है एक्चुअली 3 वीक से लेके 4 मंथ्स। लेकिन हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड के अकॉर्डिंग नहीं, हम एवरेज लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव मेथड है, उसकी वजह से ही हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो उसकी स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसका एक एवरेज निकालते हैं, एंड तब हम उसको स्टडी करते हैं। तो आई होप यू विल गेट द आंसर। ये एक और क्वेश्चन है, ये इन्होंने पूछा है पंकज ने, और ये देखो नेहा ने आंसर भी किया है 18। वेरी गुड, ये अच्छा लगता है देख के। ए चाइल्ड शोज जेलसी एट द एज ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ, 18 या 14। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। देखो, जेलसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले तो जेलसी हम समझ लेते हैं कि ये किस जेलसी की बात हो रही है। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चाइल्ड जो है वो जेलसी शो करता है। देखो, जब चाइल्ड पहले कोई बच्चा है किसी फैमिली में, तो उसको बहुत अटेंशन मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर उसका कोई छोटा भाई बहन आ जाता है तो पापा मम्मी उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, दादा दादी फैमिली में। तो ये उस जेलसी की बात हो रही है। वहाँ पे जो चाइल्ड है वो जेलसी शो करता है अपने सिबलिंग के लिए जो उससे छोटा है, जिसको अब अटेंशन मिलनी कम हो गई, ठीक है, उसकी बात हो रही है ये। और इसका जो एवरेज टाइम है ये होता है 18 मंथ से लेके 6 to 7 ईयर्स। यहाँ पे डेवलप हो ही चुकी होती है, और अगर 7 ईयर्स तक भी डेवलप नहीं होती है, देन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डेवलपमेंट का एक तरीके का डेविएशन है, कि उसके अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं हुई। इट्स नॉर्मल टू डेवलप, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो 18 इज़ करेक्ट, यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग सोर्सेज मिलेंगे कि भाई 24 मंथ्स, जो 24 ईयर्स पे, बट नो, ये 18 मंथ्स जो है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। तो फिर अभी आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
ए टीचर इज टीचिंग अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन टू ए क्लासरूम, वट शी ही इज एड्रेसिंग। एक टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, ऑफ कोर्स क्लासरूम में उनके लर्निंग स्टाइल्स, अंडरस्टैंडिंग का तरीका अलग अलग होता है, तो वहाँ पे जो टीचर है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी को एड्रेस कर रहे हैं, एबिलिटी या डिसेबिलिटी, किसी की कोई एबिलिटी है किसी की डिसेबिलिटी है उसको एड्रेस कर रहे हैं, या डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम। तो सिंपली जो बच्चों की अलग अलग तरीके की ज़रूरतें हैं उसको वो एड्रेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द गर्ल्स कैन हैंडल किचन एंड द बॉयज़ ओनली कैन डू द इनकम रिलेटेड वर्क्स, दिस कम्स अंडर। देखो कि लड़कियां तो भाई किचन में खाना पकाने के लिए ही उनका काम होता है, और जो लड़के हैं वो घर के बाहर जो काम होते हैं वही करेंगे, है ना। तो ये किसके अंडर आएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप में आएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आएगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन में आएगा, और जेंडर रोल्स में आएगा। अब देखो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स, की जो हम अवधारणा बना के रहते हैं कि भाई लड़कियों को तो घर का ही काम करना चाहिए किचन का, और जो लड़के हैं वो बाहर का काम करेंगे, ठीक है, ये आता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स में। देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम भेदभाव करते हैं कि जो लड़की है उसको तो वो तो डॉल से ही उसको हम डॉल देंगे, ठीक है, या लड़की है उसको स्कूल नहीं भेजेंगे और लड़का है उसको स्कूल भेज रहे हैं, तो वो हो गया डिस्क्रिमिनेशन, जब भेदभाव कर रहे हैं हम जेंडर के बेसिस पे। जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है कि हम जेंडर रोल्स अलग चीज़ होती है कि भाई लड़के का ये रोल है, लड़की का ये रोल है। लड़की का रोल है भाई जो हेयर है उनकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, या जो लड़कों का रोल है सोसाइटी के अंदर वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। सेंसिटाइजेशन में आ जाता है कि जब जेंडर के लिए हम सेंसिटाइज करते हैं या अवेयर कर रहे होते हैं लोगों को, ठीक है, तो वो जेंडर सेंसिटाइजेशन में आता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर रहेगा वो स्टीरियोटाइप होगा, कि ये सामाजिक अवधारणा है कि लड़कियां तो किचन संभालेंगी, है ना। ये जेंडर रोल्स में आता है, देखो रोल कोई भी कुछ भी प्ले कर सकता है, तो जेंडर रोल्स एक अलग चीज़ है कि जैसे मेल्स है या फीमेल्स है। अब जेंडर फीमेल का रोल क्या है कि शी वुड गिव बर्थ टू ए बेबी, राइट, तो वो एक रोल हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिसेबिलिटी रेफर्स टू, जो डिसेबिलिटी होती है ये किसको रेफर करती है, मतलब किसको कहते हो आप, अक्षमता, प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, कि आपके बॉडी फंक्शन में स्ट्रक्चर में कोई इशू है, लिमिटेशन इन एग्जीक्यूटिंग ए टास्क, किसी कार्य को करने में आप असमर्थ हो या आप लिमिटेशन है नहीं कर सकते आप, रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू एनवायरमेंट इन लाइफ सिचुएशन, के जो लाइफ की सिचुएशंस हैं उनमें आपके एनवायरनमेंट में उनसे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं आप पे, या ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपली जब डाइवर्सिटी इन डिसेबिलिटी पढ़ाया था तो बताया था ये सारी ही इसके अंदर होती हैं डिसेबिलिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टूडेंट यूजिंग व्हील चेयर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टेप्स इन टू द स्कूल, कम्स अंडर विच काइंड ऑफ फिनोमिना। एक बच्चा है, स्टूडेंट है जो व्हील चेयर यूज़ करता है, ठीक है, वो स्टेप्स स्कूल में सीढ़ियाँ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ठीक है, तो ये किस फिनोमिना के अंडर आएगा, कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल, कि भाई संभालने में बहुत जटिल है, डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जो डिसेबिलिटी यानी विकलांगता है वो एक सामाजिक निर्माण है, डिसेबिलिटी एज ए कर्स एक अभिशाप है, या नन ऑफ द अबव। तो सिंपली ये जो प्रॉब्लम है ये सोसाइटी की क्रिएट की हुई है और इस पे बहुत एम्फेसाइज किया हुआ है, तो डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड बी कंसिडर्ड एज, एक पर्सन है डिसेबिलिटीज़ के साथ, विकलांगता के साथ, उसको किस तरीके से कंसिडर किया जाना चाहिए, ए नॉर्मल पर्सन सामान्य व्यक्ति की तरह, एब नॉर्मल पर्सन असामान्य व्यक्ति की तरह, ए नॉर्मल पर्सन हु हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड नीड्स, एक सामान्य व्यक्ति जिसकी क्षमताएं और ज़रूरतें जो हैं वो अलग हैं, इनएक्टिव पर्सन या निष्क्रिय व्यक्ति। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ये, एक नॉर्मल इंसान की तरह जिसकी नीड्स हैं वो हमसे अलग हैं, जैसे लर्निंग नीड्स अलग होती हैं, फूड नीड्स अलग होती हैं, या रहने की या खाने पीने की नीड्स सबकी अलग अलग होती हैं डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग या डिफरेंट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या लर्निंग मेथड अलग होता है। उसी तरीके से जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह देखा जाना चाहिए, जिनकी नीड्स और जिनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग एक्ट्स रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा है
उसको कौन से इनमें से कौन से एक्ट उसको पुष्ट करते हैं या उसको रीइंफोर्स करते हैं कि भाई इस पे जोर दिया गया है, RTE 2009, RPWD एक्ट, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों में ही, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर जोर दिया गया है कि भाई एक सामान्य कक्षा में, एक सामान्य क्लासरूम में हर तरीके का बच्चा जो है वो इंक्लूड हो। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ, ये RIGHT आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है, द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस आर, इस एक्ट के अकॉर्डिंग यानी RPWD एक्ट जो 2016 वाला है उसके अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस कितने काइंड्स की होती है? टोटल एब्सेंस ऑफ साइट हो सकता है, विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/60, लिमिटेशंस ऑफ फील्ड ऑफ विजन सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री। तो कौन सा होता है इनमें से? ये सारे ही होते हैं, ठीक है, उसमें सारे RPWD एक्ट 2016 में ये सारे ही अच्छे से मेंशन किए गए हैं कि जो साइट है ना, वो टोटल एब्सेंट मतलब दृष्टि का पूर्ण अभाव हो या फिर 3/60 से कम हो, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, तीनों इसके अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, in order to give the blind child knowledge of realities around him, the teacher should provide him। देखो जो ब्लाइंड चाइल्ड है, ठीक है, देख नहीं सकता वो, तो उसको सराउंडिंग की नॉलेज, जो उसके जो रियलिटीज़ हैं सराउंडिंग में, उनकी नॉलेज कैसे प्रोवाइड करेगा एक टीचर? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ठोस अनुभव देना है, वर्बल एक्सप्रेशन, मौखिक अभिव्यक्ति से, शोइंग पिक्चर्स दिखा के, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, नन ऑफ देम या नन ऑफ दी अबव, कोई नहीं इनमें से। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो वर्बली आप उसको बताओ और या फिर कॉन्क्रीट ठोस अनुभव दो। तो सिंपली अगर आप एक चिल्ड्रन को समझा रहे हो कि भाई ये इस तरीके का ये डब्बा होता है, क्यूबॉइड है, तो आप उसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दो, वो टच करके, फील करके, और तब उसकी शेप को समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। Question number 9, which of the following sense enables the child to get information like cold, heat, breeze, etc? मतलब कौन सी सेंस है जो एनेबल करती है एक चाइल्ड को, जिससे उसे हीट, गर्म, ठंडा ये सब फील होगा? काइनेस्थेटिक सेंस, हियरिंग सेंस, टेस्ट सेंस या टैक्टिक सेंस? तो यहाँ पे काइनेस्थेटिक सेंस जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर, क्योंकि ये रिलेट करती है जो हमारी स्किन है, जो स्किन फील करती है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट, इट इज़ एक्ट 2016, द डीफ पर्सन हैव। तो RPWD एक्ट जो 2016 का है उसके अकॉर्डिंग जो हियरिंग, जो डीफ पर्सन है, जो सुन नहीं सकता, तो वो इनमें से किसको फेस कर रहा है? 60 to 70 डेसिबल हियरिंग लॉस है उसे, 70 डेसिबल हियरिंग लॉस है उसे, 16 to 25 डेसिबल की हियरिंग लॉस है उसे, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन नंबर बी कि भाई उसे 70 डेसिबल की सुनवाई हानि हो चुकी है, तो वो डीफ पर्सन है। सीवर में आता है ये, ठीक है, किसमें? सीवर कंडीशन में आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टचरिंग कम्स अंडर विच काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। अब स्टचरिंग जो है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यहाँ देखिए हिंदी में हकलाना किस प्रकार की अक्षमता के अंडर आता है? तो हिंदी में थोड़ा सा ये देखते ही हम समझ जाते हैं। हियरिंग डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर या सेरिब्रल डिसऑर्डर? तो सिंपली हिंदी वाला वर्ड है वो हमें ज़्यादा सही से एक्सप्लेन कर रहा है इसे, तो देखते ही हम बता सकते हैं कि ये वाणी का विकार है, यानी स्पीच डिसऑर्डर है। बोलते टाइम जो हकलाते हैं ना लोग, तो सिंपली ये क्या है? स्पीच डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 12, रैपिड स्पीच विद एक्स्ट्रा साउंड्स और मिस प्रोनाउंस्ड साउंड इज कॉल्ड। कि कई बार बहुत जो होते हैं लोग, कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, या कई बार जब बोलते हैं तो मिस प्रोनाउंस्ड हो जाता है, मतलब गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो ये किसके अंडर आता है? क्लटरिंग, स्टचरिंग, फोनेशन डिसऑर्डर या रेजोनेंस डिसऑर्डर? तो ना तो ये हकलाना होता है, ये फोनेशन विकार में भी नहीं आता, अनुनाद विकार में भी नहीं आता, ये होता है क्लस्टरिंग, अव्यवस्थिता, ठीक है, क्लस्टरिंग में ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यहाँ पे ये आंसर्स दिए गए हैं, और जो जितनी भी पेडागोजी वीडियोस की PDF है और अपकमिंग MCQs की, मतलब जो जितने भी MCQs हैं वो सारे यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि कम से कम KVS का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये एक्सेस जो है ये आपको अपनी ड्राइव में ये एक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप अपनी ड्राइव में एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। और
आप पहले अच्छे से देख लें वीडियोज़ को सभी को, अगर आपको पीडीएफ पसंद आती है तभी लें, अदरवाइज़ प्लीज़ ना लें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, आप ये जितने भी पीडीएफ्स हैं ये सारी, इनको आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, अपनी खुद की ड्राइव में सेव कर सकते हो लाइफ टाइम अगर आपको चाहिए। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं, अपडेट करनी होती है, तो ये कम से कम केवीएस एग्ज़ाम तक तो रहेगी, ठीक है। 5 मार्च रखी है, तब तक रहेगी। आप जब भी चाहें, आप इन्हें जितनी भी फाइल्स चाहें सबको डाउनलोड करके आप रख सकते हो, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोस की अपडेट के लिए। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज कीजिए, रिवीजन पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, मेरी लाइफ में भी मुझे भी बहुत सारे काम एक्चुअली रहते हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और मुझे जितना टाइम मिल पाया मैंने उससे ज़्यादा ही किया है, ठीक है। तो प्लीज़ टेलीग्राम में उल्टे सीधे मैसेजेस ना लिखें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट। और हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।